को देखते हुए देखो मौसम कितना अच्छा हो गया। और मुझे कम से कम इस बात की तसल्ली है कि जफरवाल के मेरे ये भाई बहन जो है कभी भी धूप में नहीं खड़े। भाइयों, मुझे एक बात का जवाब दो कि अभी 1 साल पहले की बात है ना, 1 साल पहले की, जब आपकी हुकूमत थी, अवामी हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो मुल्क कहाँ जा रहा था? मुल्क ऊपर जा रहा था या नहीं जा रहा था? बिजली के मंसूबे धड़ाधड़ लग रहे थे या नहीं लग रहे थे? दहशतगर्दी खत्म हो रही थी या नहीं हो रही थी? महंगाई कम हो रही थी या नहीं हो रही थी? सड़कों के जाल बिछ रहे थे या नहीं बिछ रहे थे? मोटरवेज बन रही थी या नहीं बन रही थी? दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बहाल हो रही थी या नहीं हो रही थी? फिर अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ कि तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क तेजी से तनज़्ज़ुली की तरफ आ गया, तेजी से नीचे आने लगा। इदारे भी वही खड़े हैं, पूरे मुल्क में हुकूमत भी है, कहने को टूटी फूटी जमहूरियत भी है, लेकिन कौन नहीं है? कौन नहीं है? नवाज शरीफ नहीं है आज हुकूमत में मौजूद। जिस दिन से भाइयों बहनों, जिस दिन से नवाज शरीफ को इकामा जैसे मजाक पर वजीर आजम की कुर्सी से हटा दिया गया, उसी दिन मुल्क की तबाही शुरू हो गई। उसी दिन मुल्क की मईशत के साथ, पाकिस्तान के जो दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात है, उसके साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। तो मेरे भाइयों, आज कल बजट आया है, सुने है ना बजट? तो ये जो बजट में अवाम के ऊपर क़यामत टूटी है, आज कोई भी तबका पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार रहा। आप में से सब तबकात की नुमाइंदगी है यहाँ पे। कोई रेहड़ीदार, कोई दिहाड़ीदार, कोई मजदूर, क्या ताजिर तबका, क्या बिजनेसमैन तबका, क्या छोटे कारोबार करने वाला, क्या रेहड़ी लगाने वाला, क्या मेहनत मजदूरी करके कमाने वाला, क्या अपने हाथ से मजदूरी करने वाला, क्या आज कोई भी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है? मुझे बताओ। न्याजी को सिर्फ वो नहीं करना, न्याजी को सिर्फ वो नहीं करना, घर तक छोड़ के आना है। और मेरे भाइयों, मुझे बताओ, कल के बजट के बाद प्याज महंगा, तेल महंगा, डीजल महंगा, खाना पकाने वाला ऑयल महंगा, टमाटर महंगे, चीनी महंगी। मुझे ये बताओ भाइयों कि जो इंसान सारी उम्र जिसने कारोबार ना किया हो, जिसने सारी उम्र मेहनत करके ना खाया हो, जिसने सारी उम्र दूसरों की जेबों में हाथ डाल के रखा हो और दूसरों का पैसे पे पलता हो, उसको एहसास है कि इस महंगाई के अंदर 15,000 रुपए के बजट में एक खानदान किस तरह गुजारा करता है। मुझे बताओ मेरे भाइयों बहनों, जो रोज की आमदनी जिनकी 200-300 रुपया है, वो घर का किराया देगा, बिजली के बिल देगा, गैस के बिल भरेगा, आलू टमाटर प्याज खरीदेगा, बच्चों की फीसें देगा, दवाइयों का, बीमारियों का मुकाबला करेगा, या घर में रोटी बनाएगा? ये बताओ मुझे जरा। जिस इंसान ने कभी अपनी मेहनत से ना कमाया हो, उस इंसान को एहसास नहीं होगा कि एक मेहनत कश के घर का बजट किस तरह बनता है, एक मेहनत कश के घर में फाके किस तरह डेरे डाल लेते हैं।
जब नालायक आज़म से ये सवाल किया जाएगा कि आलू प्याज टमाटर महंगा हो गया, तो क्या वो ये जवाब देगा कि मैंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है? जब उससे ये सवाल होगा कि तेल की, डीजल की, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, तो क्या जवाब देगा? जवाब देगा कि मैंने आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कर लिया है। जब उससे ये पूछोगे कि हमारे घरों में फाके आ गए हैं, दवाइयां महंगी हो गई हैं, तो क्या जवाब देगा कि मैंने हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है? और रात को 12 बजे 1 बजे खिताब सुना था उसका, घबरा के पता नहीं 12 बजे किस जरूरत के तहत अचानक टीवी पे आकर नया पाकिस्तान बस बनने ही लगा था, पीछे से आवाज बंद कर दी गई। मैंने तो नहीं पकड़ा नवाज शरीफ को, मैंने तो मुकदमात नहीं बनाए नवाज शरीफ पे, मैंने तो मुखालिफों पे मुकदमात नहीं बनाए, नैब ने बनाए हैं। नैब जानते हो ना क्या चीज है? कहते हैं नैब ने मुकदमात बनाए हैं, तो नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं तो बात मानता हूँ, हुक्म पर चलता हूँ। नैब को मेरी और नवाज शरीफ की, जिसकी ऑफशोर कंपनी सिरे से थी ही नहीं, उसके बावजूद उसको सजा हो गई, नैब ने सजा दी। और इमरान खान जिसकी ऑफशोर कंपनी सामने आ जाती है, नैब उसको नहीं पकड़ती, तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये तो नैब का कसूर है ना? अगर मरियम नवाज के ऊपर मुकदमा बनता है, 19 साल की उम्र में जब मरियम नवाज थी उस पे वो मुकदमा बनता है झूठा, तो मरियम नवाज को नैब से सजा हो जाती है, वो जेल चली जाती है अपने बाप की उंगली पकड़कर। मगर हमारी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, जिनका वाहिद जरिया मुआश जो है वो सिलाई मशीनें हैं, अपना इकबाले जुर्म भी करती है, वो जुर्माना भी भरती है। जुर्माना का मतलब जानते हो ना भाइयों, कि इकबाले जुर्म करना होता है कि हाँ मैंने जुर्म किया, मुझे ना पकड़ना, मेरे से ये जुर्माना ले लो। तो इमरान खान की बहन इकबाले जुर्म भी करती है, लेकिन इमरान साहब का तो कोई कसूर नहीं। नैब मरियम नवाज को तो पकड़ लेती है, नवाज शरीफ की बेटी को तो पकड़ लेती है, लेकिन अलीमा खान को हाथ नहीं लगाती। नैब का कसूर है, इमरान का कसूर तो नहीं है ना? भाइयों, अगर नैब को हमजा शहबाज साहब नजर आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब नजर आ जाते हैं, उनको शाहिद खाकान अब्बासी साहब नजर आ जाते हैं, उनको साद रफीक साहब नजर आ जाते हैं, लेकिन जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला वो खामखा की कैद काट रहे हैं। लेकिन जिन हुकूमती वज़रा के खिलाफ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं, वो अगर नैब को नजर नहीं आते तो इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं, वो तो नैब का कसूर है ना? और भाइयों, नवाज शरीफ पे एक और मुकदमा बना रही है नैब कि उन्होंने वजीर आजम होते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी थी ना? ये वही मुल्क है ना जहां दिन में 2 धमाके हुआ करते थे, वही मुल्क है ना? आज दुआएं दो नवाज शरीफ को कि तुम लोग मेरे पाकिस्तानी बहन भाई आज धमाकों की नजर नहीं हो रहे। तो उस जो ज़र्बे अज़्म लड़ी थी, जो रद्दुल फसाद लड़ी थी, उसमें मियां साहब की जान को खतरा था, दहशतगर्दों की तरफ से खतरा था ना? लेकिन सामने आके मर्दाना वार
अपने अवाम के लिए, इस मुल्क के अमन और सुकून के लिए उसने अपने आप को सामने शील्ड की तरह खड़ा करके इस मुल्क के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। तो उसको बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जब वो जाते थे, उनकी सिक्योरिटी जो थी उस पर भी मुकदमा बना रहे हैं, और नैब उस पर मुकदमा बना रही है। मियाँ साहब से उस दिन 3 घंटे जेल में वो पूछगिछ करके आए हैं। तो मियाँ साहब ने कहा भाई बात सुनो, ये इतनी दूर जाने की जरूरत क्या है? जिस कुर्सी पे मैं बतौर वज़ीर आज़म आपके वोट के साथ बैठता था, कह दो कि वो कुर्सी भी खराब हो गई है, उसके ऊपर भी नैब का एक मुकदमा बना रहा है। वो नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म गाड़ी के इस्तेमाल का तो नैब को पता चलता है, लेकिन पिछले दौर में जब इमरान खान के पास कोई KPK का ओहदा नहीं था, कोई सरकारी ओहदा नहीं था, ये रिक्शे की तरह KPK का हेलीकॉप्टर, गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता था, और बेदर्दी से KPK के हुकूमत के सारे जो फायदे थे वो ये उठाता था। उसमें तो इमरान खान का कोई कसूर नहीं, नैब को तो वो भी नजर नहीं आता, वो भी नैब का कसूर है ना। और नवाज शरीफ पे गाड़ियों के इस्तेमाल के मुकदमे बनाने वालों, ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, अभी ये आपके पैसे पे जो टैक्स का पैसा है, जो आपका खून चूस के आपके बच्चों की रोटी छीन के, निवाला छीन के आप जो टैक्स दे रहे हो ना, उस टैक्स के पैसे पे ये पूरे खानदान को लेके सरकारी खर्च के ऊपर उम्रा करने गया हुआ था। और फिर जो पाकिस्तान के वजीर खारजा है, उनको सऊदी अरब से जहाज में, सरकारी जहाज में, अपना जाती जहाज नहीं है, जहांगीर तरीन का जहाज नहीं, जो पाकिस्तानी कौम का जहाज है, उसमें अपने जो वजीर है उनको नहीं बिठाया, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बिठाया, क्योंकि जहाज पर इमरान खान के खानदान वालों का और जाती दोस्तों का कब्जा था। और चले नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे बनाने। एक ही वजह है, इस सब नाइंसाफी की एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि जब एक शख्स की खातिर, एक लाडले की खातिर पूरे मुल्क के आईन का, तो पूरे मुल्क के कानून का, पूरे मुल्क के इंसाफ के निजाम के बखिए उधेड़ दिए जाएं, सिर्फ एक शख्स को इंतखाब से बालातर ठहराने के लिए। मानते हो ना ये बात? और भाइयों, ये नालायक आज़म खुद ही कहता था ना, जब ये इक़्तिदार में नहीं आया था, जब ये इक़्तिदार में नहीं लाया गया था, तो यही कहता था ना कि पाकिस्तान में अमीर के लिए एक कानून है और गरीब के लिए दूसरा। तो ज़फरवाल के मेरे शेरों, पाकिस्तान में अमीर के लिए एक और गरीब के लिए दूसरा कानून नहीं है। पूरे पाकिस्तान में चाहे गरीब हो या अमीर, सबके लिए एक कानून है और लाडले के लिए दूसरा कानून है। जिस इंसान ने धरने दिए, 5 साल हुकूमत को चलने नहीं दिया गया, शटर डाउन हड़तालें की और लॉकडाउन किया, घेराव जलाओ की खुलेआम दावतें दी, पाकिस्तान को बंद करने के नारे लगाए और पुलिस वालों को, वर्दी के अंदर पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ी, आज वो शख्स कानून से वाला कर है ना? इलेक्शन कमीशन में दूसरों के खिलाफ दरखास्तें देता है,
اور وہ درخواستیں 5 منٹ میں سنی جاتی ہیں، 5 منٹ میں۔ اسی الیکشن کمیشن کے پاس عمران خان کے خلاف اس کی پارٹی کے خلاف بہت بڑے بڑے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، لیکن سالوں ہو گئے، کسی میں ہے جرأت کہ اس کے اوپر مقدمہ بنائے؟ کسی میں ہے جرأت کہ لاڈلے کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے؟ ہے جرأت کسی میں؟ بتاؤ مجھے بھائیوں۔ جو شخص اشتہاری مجرم ہو، عمران خان اشتہاری مجرم تھا، پتہ ہے نا؟ تھا نا؟ اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف درخواستیں لے کے عدالت میں جاتا تھا، اشتہاری ہوتے ہوئے تاریخوں پر جاتا تھا، ججز پہ پریشر ڈالنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت تھی کہ اس اشتہاری کو پہ گرفت ڈالے، اس اشتہاری پہ ہاتھ ڈالے؟ بتاؤ کسی میں اتنی جرأت تھی؟ اب نکلیں گے، سب نکلیں گے، اب نکلیں گے۔ 300 کنالوں کے گھر میں رہتا ہے بھائیوں، کتنے کنال کے گھر میں رہتا ہے؟ 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے، 1 لاکھ، اور عوام کو کہتا ہے جو پہلے ہی پیدا ہوتے ہی ٹیکس دیتے آ رہے ہیں، اور ان کے جو ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہے، ان کے بچوں کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے، ان کو کہتا ہے ٹیکس دو، اور خود 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے اور 1 لاکھ روپیہ ٹیکس دیتا ہے، 1 لاکھ۔ مگر کسی FBR میں، کسی آئین میں، کسی قانون میں، کسی عدالت میں اتنی جرأت ہے کہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے؟ اس کا گھر، بنی گالا کا گھر، پتہ ہے نا بنی گالا کا گھر بغیر NOC کے بنا ہے۔ کسی میں جرأت ہے کہ اس کا گھر گرائے؟ ہاں، گھر گرتے ضرور ہیں، وہ آپ جیسے جن لوگوں کا کوئی سنوائی نہیں ہے، چھوٹا آدمی، بیچارہ غریب آدمی جو دہائی دار ہے، اس کے گھر بھی مسمار ہوتے ہیں، اس کے ٹھیلے بھی ہٹائے جاتے ہیں، اس کی دکانیں بھی گرائی جاتی ہیں۔ اور بھائیوں، ظفروال کی بہنوں، بھائیوں، جس انسان نے کبھی کوئی کاروبار نہ کیا ہو، جس انسان نے کبھی اپنے ہاتھ سے کما کے نہ کھایا ہو، جس انسان کے خاندان نے کبھی کاروبار نہ کیا ہو، نواز شریف کا والد تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 ارب پتی آدمی تھا، ولی آدمی تھا۔ اس کا بیٹا ہے نواز شریف، جس پہ تم نے اپنے مین سے زیادہ ایسٹس کا مقدمہ بنا رکھا ہے، لیکن وہ شخص عمران خان جس نے کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، جس نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی، جس کے خاندان نے کبھی کاروبار نہیں کیا، کیا نیب میں اتنی جرأت ہے کہ عمران خان کے اوپر اپنی آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے کا مقدمہ بنائے؟ کیا ہے جرأت اس میں اتنی؟ ظفروال کے بھائیوں، ایسے انسان کی اتنی جرأت کہ ایک صاف اور شفاف کردار رکھنے والی جج کے خلاف ریفرنس بنا کے اس کو سپریم جوڈیشل کانسل میں بھیجے ہے۔ دیکھو ذرا جرأت دیکھو اس آدمی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ پیچھے سے چھپ کے وار کرنے کی عادت ہے۔ یہ سامنے نہیں آتا، ڈرپوک ہے، ڈرپوک کے عادت ہے، پیچھے سے چھپ کے وار کرتا ہے، اپنے چن کے اپنے مخالفوں کو میدان سے غائب کرواتا ہے، اٹھواتا
है, फिर जिस जज से उसको अंदेशा भी हो कि वो जज आईन और इंसाफ और कानून का परचम बुलंद करेगा, उससे इमरान को खतरा है, तो पीछे से छुप के सदर के जरिए उसके खिलाफ रेफरेंस भेजता है। भाई इतनी जुर्रत है तो सामने आओ, कहो कि मैंने भेजा है, कहो कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे मैंने बनाए हैं, कहो कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे मैंने बनाए हैं। तुमने बनाए या तुमने साजिश करके बनाए, बात तो एक ही है ना, एक ही है ना। और फिर डरपोक इतना मेरे भाइयों, डरपोक इतना कि कैमरा के जरिए टीवी चैनल्स को, मीडिया को ये हदायत जारी कर दी गई कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल किया है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं करेगा, जो करेगा उसको सजा मिलेगी। अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो इतना छुप छुप के करने की क्या जरूरत है? और फिर उसका इतलाक ऐसे होता है कि रेफरेंस के हक में तो जितनी बातें भी होती हैं सब टीवी पे आ जाती हैं, लेकिन रेफरेंस के खिलाफ जो बात हो उसको सेंसर कर दिया जाता है। तो मीडिया वाले मेरे भाई और बहन के साथ भी मेरी दिली हमदर्दियां हैं, उनको भी आज तब्दीली नजर आ गई होगी, आ गई होगी ना। और भाइयों, ये मुकदमों से किसको डराते हो? नवाज शरीफ को डराते हो, जो 2 दफा उम्र कैद की सजा भुगत चुका, जो मुशर्रफ के दौर में 14 महीने अटक किले की कैद काट चुका, जो 7 साल की अपने वतन से दूरी, आप सबसे दूरी बर्दाश्त कर चुका, जो अपनी बीमार बीवी को, जो मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, उसको छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आया और जेल चला गया। आज भी 70 साल की उम्र में दिल की बीमारी के साथ वो शख्स आज भी कोट लखपत जेल में बंद है। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखना, मियां नवाज शरीफ इकामा जैसे मजाक पे सजा नहीं भुगत रहा, वो सजा भुगत रहे पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करने की, वो सजा भुगत रहा है आप लोगों के लिए सदाए हक बुलंद करने की, और वो झुक नहीं रहा। ये एनआरओ की बात करते रहते हो ना, एक तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है एनआरओ की, चंद दिनों में तुम खुद एनआरओ मांगते फिरोगे। मोहताज हो, उसके मुंह से एनआरओ की बातें अच्छी नहीं लगती। और मेरे जफरवाल के भाइयों, हाथ उठा के गवाही दे दो आज कि क्या अगर नवाज शरीफ को एनआरओ चाहिए होता तो वो एक झूठे मुंह से एनआरओ मांगता, 100 एनआरओ उसकी झोली में फेंक दिए जाते। गवाही देते हो ना? हमारा लीडर 70 साल की उम्र में बीमारी की हालत में तुम्हारे लिए जेल की सलाखों के पीछे आज भी डट के खड़ा है। हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। मेरे भाइयों, याद रखना मेरी बात, अपनी बहन की, बेटी की एक बात याद रखना, मैं खत्म करने लगी हूँ कि जो इंसान, जो लीडर, जो इंसान आपके वोट से नहीं आता, जो इंसान इलेक्शन चोरी करके आता है, जो आपके वोट चोरी करके आता है, जो चोर
दरवाजे से, चोर दरवाजे से साजिशें करके आता है। वो आवाम के लिए कभी खड़ा नहीं होगा, उसको आवाम की तकलीफों का कभी अंदाजा नहीं होगा। अभी पिछले दिनों देखा था ना, साहिवाल के एक सरकारी अस्पताल में 6 बच्चे, 9 मौलूद बच्चे, माओं के जिगर गोशे। मैं भी माँ हूँ, ये भी माँ है, आप में से वालिद भी होंगे और माएँ भी होंगी। उन 6 बच्चों का, कहते 6 हैं, सुने 12 बच्चे थे। जो 9 मौलूद बच्चे अस्पताल में दम घुटने से हलाक हो गए। क्या किसी नालायक आज़म को इतनी तौफीक हुई कि एक दफा जाके उन वालिदैन को पूछ लेता कि तुम्हारे दिल पर क्या क़यामत गुजरी है? उसकी वजह यह है कि वो आवाम को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं है। उसकी ये पहली और आखिरी बार है। उसको पता है कि मैं पहली बार आया हूँ और आखिरी बार आया हूँ। इसके बाद उसने सीधा लंदन भागना है, जहाँ उसके बच्चे भी हैं, जहाँ उसका सब कुछ है। ये भाइयों, ये वक्त याद रखना अपनी बहन की पेशीन गोई, ये बहुत जल्द, क्योंकि डरपोक तो है, जब इसकी आजमाइश आती है ये भाग जाता है। याद है ना अदलिया बहाली के दिनों में, जब ये बड़ा आगे आगे होता था, जब मियां साहब जुलूस लेके निकले, लोगों ने पता किया कि वो एक इमरान खान साहब भी थे, वो कहाँ गए? पता चला कि वो दीवारें फैलाते हुए अंडरग्राउंड हो गए। तो पे मुश्किल वक्त लाकर पाकिस्तान को पे ऊपर मुश्किल वक्त लाकर ये ऐसे भागेगा कि आपको नजर नहीं आएगा फिर। क्योंकि जिस शख्स ने साजिशें करना सीखा हो ना, जिसकी आधियारी साजिशों से हुई हो, वो कानून का और लोगों का सामना नहीं कर सकता। और फिर मेरे भाइयों देखो, कितनी दीदा दलेरी से अपने वजीर को, बिजली के वजीर को मुबारकबादें दे रहा है कि मुबारक हो, लोड शेडिंग नहीं हुई रमजान में। और भाई तुम किस चीज की मुबारकबादें ले रहे हो और दे रहे हो? लोड शेडिंग किसकी वजह से खत्म हुई आज? नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके पाकिस्तान में 13,000 मेगावाट बिजली पैदा की और इस अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क को लोड शेडिंग के अंधेरों से निजात दिलाई। आप किस चीज का क्रेडिट ले? और नवाज शरीफ के 100/100 जिस पर्चे में उसने लिए हैं, उस पर्चे पे नवाज शरीफ का नाम हटा के अपना नाम डालने की कोशिश करता और पकड़ा जाता है। इस हुकूमत को आए कितनी देर हो गई? जाली हुकूमत को आए कितनी देर हो गई? 10 माह हो गए। वो जो 90 दिन के वादे थे ना, वो 90 दिन तो बेचारे कहीं रह गए, 10 माह हो गए। और सवाए शिकायतें करने के, सवाए रोने के कोई काम नहीं है। आज भी वही रोना धोना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज। भाई कौन को ये बताओ कि तुमने 10 महीनों में एक ईंट भी लगाई है? और फिर कहते हैं कि मैं एक रात को मैं सुन रही थी, कहता है कि मैं एक कमीशन बनाऊंगा जो ये देखेगा कि पिछले 10 साल में जो कर्जे लिए वो क्यों लिए गए। भाई 10 साल से पीछे भी जरा हाथ डालो। 10 साल से पीछे क्यों नहीं जाते? क्योंकि उस वक्त तुम्हारे आका मुशर्रफ की हुकूमत थी। वहां जाते हुए तुम्हारे पर जलते हैं। और कमीशन बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन वो ये देखेगा कि इमरान खान की 10 महीने की हुकूमत ने तमाम कर्जों के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 10 महीनों में इमरान खान की हुकूमत ने उतने
अपने कर्जे लिए भी थे, सब हुकूमतें लेती हैं, तो वापस भी किए थे, पैसा कमाया था और वापस भी किए थे, और फिर उन कर्जों से अरबों के मंसूबे लगे ना। जब कर्जा इस्तेमाल होता हुआ नजर भी आया, बिजली के मंसूबों पे, मोटरवेज पे, सड़कों पे, हर चीज पे वो लगा हुआ नजर भी आया। तुमने जो इतने कर्जे लिए हैं, 9 महीनों में रिकॉर्ड तोड़े हैं, एक ईंट भी लगाई है उन कर्जों से। तो भाई साहब, अब रोना धोना नहीं चलेगा। अब नवाज शरीफ की गिरदार नहीं चलेगी। अब जवाब देना होगा कि तुम साजिशें करके इक़्तिदार तक तो पहुंच गए, साजिशें करके तुमने चुन के अपने मुखालिफिन को मैदान से बाहर तो निकाल दिया, क्योंकि तुम मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन इतनी सारी सपोर्ट के बावजूद ये है तुम्हारी कारकर्दगी। तो मेरे भाइयों, आज हाथ उठा के मेरे साथ एक वादा कर लो। हाथ उठा के मेरे साथ एक वादा कर लो। हाथ उठा के मेरे पीछे बोले। और जो लोग मुझे इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, जो नई नस्ल है, जो नौजवान है, जो खवातीन है, जो बूढ़े भाई बहन बेटियां, सब ये वादा करो कि हुकूमतें आएंगी जाएंगी तो आपके वोट से आएंगी जाएंगी। आप जिसको चाहोगे, जिसके नाम वोट की पर्ची निकलेगी, हुकूमत उसको मिलेगी। भाइयों, हाथ उठा के ये वादा करो कि वोट से हुकूमत बनाना या गिराना सिर्फ आपका हक है। ये हक आप किसी को नहीं लेने दोगे। और आइंदा अगर कोई साजिशें करके इक़्तिदार के तक पहुंचने की कोशिश करेगा, आईन और कानून का मजाक बनाएगा, वोट चोरी करेगा, मुखालिफों के साथ फाउल प्ले करेगा, आपके वोट की पर्ची को पांव के नीचे